नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर पॉल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स से संबंधित एक टॉपिक है, एक बुक का लेसन है। और आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं और समझेंगे कि किस प्रकार से आप भारतीय संविधान को या उसकी विशेषताओं को जानते हो। तो शुरू करते हैं इसके बैकग्राउंड से कि संविधान की किसी राष्ट्र की मौलिक विधि होती है, यानी कोई भी देश क्यों ना हो, उस देश के जो बुनियाद है, जहाँ पे कानून है, वो उसकी मौलिक विधि होती है। संविधान से ही देश चलता है। अब ये भी ध्यान रखो दोस्तों, संविधान दुनिया के प्रत्येक देश में पाया जाता है, परंतु संविधान और संविधानवाद दोनों में एक अंतर है। ये इस अंतर के बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, परंतु हम समझते हैं कि संविधान आखिर होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि होती है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों के कर्तव्य, शासन शक्तियां एवं आम जनता के अधिकार भी बताए जाते हैं। यानी मौलिक विधि किसी भी देश की हो सकती है जिसमें जनता और शासक दोनों के दायित्वों के बारे में, उनके क्या कहते हैं, शासकों की क्या शक्तियां हैं उनके बारे में, आम जनता को क्या अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में, ये मौलिक क्या कहते हैं संविधान की मौलिक विधियों में बताया जाता है। किसी राष्ट्र द्वारा संविधान निर्मित एक एवं स्वीकृत किया जाता है। कोई भी देश क्यों ना हो, बिना संविधान के कोई भी देश नहीं चल सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे वह गैर लोकतांत्रिक देश ही क्यों ना हो, तानाशाही देश क्यों ना हो, उसका भी अपना एक संविधान होता है। परंतु संविधान और संविधानवाद में दोनों में अंतर पाया जाता है। इसे हम कभी किसी और दिन स्पष्ट कर लेंगे, परंतु इस लेसन को पहले फोकस करके समझते हैं। किसी राष्ट्र द्वारा संविधान निर्मित एवं स्वीकृत किया जाता है। कोई भी देश क्यों ना हो, वो अपना संविधान बनाता है और उसे मानता है। जहाँ जनता बिल्कुल एक नए प्रकार की शासन प्रणाली चाहती है, एक नए शासन प्रणाली को चाहती है और पुरानी शक्ति संबंध समाप्त करने होते हैं। अब समझने की कोशिश करो दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, भारत के अंदर जिस प्रकार से उनका असर था, भारत पे प्रभाव था, भारतीय लोगों ने क्या कहते हैं संघर्ष करके उस व्यवस्था को मतलब समाप्त कर दिया और अपनी ही एक नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनाया और नए सिरे से काम करा। परंतु ये भी बात सत्य है दोस्तों कि हमने ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन की राजनीति से बहुत कुछ सीखा है और हमारे संविधान में ब्रिटिशर्स के जो भी नियम कायदे कानून हैं उसको आज भी हम पालन करते हैं। तो ये तो बात यहाँ तक हो गई कि हम जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन्हें समाप्त करके संविधान नया लाते हैं, जिसकी वजह से नई व्यवस्थाएं शुरू होती हैं, नया समाज का निर्माण होता है। साथ ही नए वर्ग और सत्ता में भागीदारी बनना चाहते हैं, नए वर्ग और सत्ता में भागीदारी बनना चाहते हैं। नए नए सत्ता, देखो सत्ता का परिवर्तन होगा, सत्ता जब में जैसे परिवर्तन होगा तो सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, जो जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, वो भी परिवर्तित होंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे दुनिया के अंदर फ्रांसीसी क्रांति 1779 के अंदर आई, 1789 के अंदर एक क्रांति आई। वो 1779 की क्रांति जो है दुनिया के देशों के संविधान को प्रभावित करती है। सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई उदार व्यवस्था दुनिया के सामने आती है। और आप जानते ही हो दोस्तों, 1779 के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति आती है तो उस क्रांति का नारा होता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इसी प्रकार जब भी कोई देश के अंदर संविधान में परिवर्तन, किसी भी पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था या नया संविधान लाया जाता है, तो नई सत्ता भी आते हैं और नए लोग भी आते हैं और अलग अलग विचारधाराओं के, यानी पिछली वाली जो व्यवस्था है, सत्ता व्यवस्था है, उससे अलग विचारधारा के लोग नई व्यवस्था में आते हैं। ऐसे परिवर्तन के लिए संविधान निर्माण का सहारा लिया जाता है। नए संविधान, नए विचारधारा का समावेश होता है। जैसे नेपाल में संविधान निर्माण हो रहा है आज के समय में दोस्तों। संविधान नेपाल के अंदर करंटली, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि करंटली संविधान में चीज़ें बदल रही हैं और लग रहा है कि जैसे पहले कभी नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो फिर बाद में संविधानिक हो गया, यानी पंथ निरपेक्ष हो गया। और यानी कि नेपाल के अंदर अन्य धर्मों की जगह, अन्य धर्म के लोगों की भी जगह थी,
परंतु अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर। आज की करंट सिचुएशन नेपाल की यही है, यानी पुरानी व्यवस्थाएं से बदलकर अगर नया संविधान बनता है तो उसमें नई व्यवस्थाएं बदलती हैं, नई व्यवस्था से जुड़े नए लोग आते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की जा रही है नेपाल के एग्जाम्पल से संबंधित। परिवर्तन के लिए संविधान का निर्माण का सहारा लिया जाता है, जैसे नेपाल में संविधान निर्माण हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या बच्चे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हम किसी के गुलाम देश नहीं हैं। हमारी देश की सरकार हमारे ऊपर स्वतंत्र तौर पर फैसला लेती है, और यह स्वतंत्र तौर पे जो फैसला है हमारी जनता इसे सराखों पे रखती है, क्योंकि जनता ही सरकार को यह अधिकार देती है। इसलिए भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है। आचरण मीन्स व्यवहार करता है। दुनिया में भारत का व्यवहार अपनी इच्छा अनुसार है। भारत के राष्ट्रीय हित जो दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाने में आते हैं वही चीज़ें देखी जाती हैं। हम कोई भी विदेश नीति बनाते समय दुनिया के किसी भी देश का दबाव नहीं झेलते हैं, और ना ही हम दबाव में आकर अपने जो भी फैसले उसमें परिवर्तन करते हैं। इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है, व्यवहार करता है, और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमें कोई देश मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। तो बच्चों, इसे समझने से पहले हमें इस एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि ये आखिर है क्या, प्रभुत्व संपन्न है क्या। दोस्तों, आप यहाँ देख ही रहे होगे प्रभुत्व, संप्रभुत्वता या प्रभुत्व। इसको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि राज्य के निर्माण में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? राज्य के निर्माण में 4 तत्व होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि क्षेत्र सीमा, जनता, सरकार और संप्रभुता। देखो, किसी भी देश के निर्माण में, जैसे भारत देश स्वतंत्र देश है, भारत की अपनी क्षेत्र सीमाएं हैं, भौगोलिक है, भूगोल है भारत का अपना, उस भूगोल में रहने वाली जनता है। ठीक है दोस्तों, इस भूगोल में रहने वाली जनता है, सरकार है और संप्रभुत्वता है। अब इसके अभी हम मायने समझेंगे कि ये मतलब है क्या दोस्तों। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। हाँ, अब समझते हैं कि राज्य के निर्माण के 4 तत्व होते हैं। पहला क्षेत्र सीमा, जनता, सरकार और संप्रभुता। अब यह ध्यान रखो, मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। जब भारत गुलाम हुआ करता था, भारत जब गुलाम था तो भारत की क्षेत्र सीमा थी, भारत की क्षेत्र सीमा में रहने वाले जनता थे, परंतु हमारी सरकार नहीं थी जो हम जिसे चुन सके, या हम में से जो लोग थे, जो हमारे में से चुने हुए लोग तो नहीं थे, वो विदेशी मूल के लोग थे, अंग्रेज थे, ब्रिटेन से आए थे। उन लोगों ने जबरन हमारे देश पर राजनीतिक अधिकार जमा लिया और सरकार बना ली। वो हमारी सरकार बनाकर वो जनता पर, किस पे बेटा, हम पर फैसला करते थे, और वह फैसला हमारे क्षेत्र सीमा पे होता था। क्षेत्र सीमा जनता तो थी, परंतु जब हमारा देश गुलाम था तो बच्चों सरकार नहीं थी। और दूसरा, जब सरकार अपनी नहीं थी तो संप्रभुता का तो कोई मतलब होता ही नहीं। यानी उस समय अंग्रेज लोगों का ही दबदबा था, तो अपनी सरकार नहीं थी, अंग्रेजों की सरकार थी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही थी, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती थी। तो आपको ये समझना है दोस्तों कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की क्षेत्र सीमा तो पहले से थी, जनता भी पहले से थी, परंतु सरकार और संप्रभुत्वता जो थी, ये दोनों देश की आज़ादी यानी 1947 से हमें मिलती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बारे में और थोड़ी गहराई में, कि सरकार का मतलब जनता ने, जो हमारी भारत की क्षेत्र सीमाएं हैं, भारत की क्षेत्र सीमा में रहने वाली जो जनता है, उसने सरकार बनाई। यानी हमने अपने में से ही लोगों को चुना और वो सरकार में खड़ी हो गई। और इस सरकार का क्या काम था कि ये सरकार जो है हमारी जनता पर फैसला लेगी, और ये फैसला हमारी क्षेत्र सीमा पर लागू होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जनता ही सरकार को चुन रही है, यानी सरकार जो भी फैसला लेगी जनता तो स्वीकार करेगी, क्योंकि ये तो हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है।
उसी प्रकार ये जो संप्रभुत्वता है ना बेटा, ये फैसले लेने की शक्ति है। जो फैसला, ऐसा फैसला जो किसी एक क्षेत्र सीमा में लिया जाता है और क्षेत्र सीमा के अंदर रहने वाली जनता पर लिया जाता है, उसे सरकार कहते हैं। और वो सरकार संप्रभुत्व है, यानी ऐसी संप्रभुत्वता जिसमें किसी बाहरी देश के दबाव में आके हम अपने फैसले को बदल नहीं सकते हैं। अंदरूनी मामले में यानी आंतरिक मामले में, कहने का मतलब अभी हमने 370 को हटाया है। आप जानते ही हो ना, 2019 के आसपास हमने, अभी फ़िलहाल में 2-3 साल पहले हमने जो जम्मू कश्मीर का जो मसला चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जो विशेष अधिकार दे रखा था जम्मू कश्मीर को, उससे समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा विचलित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने लगा, परंतु ये फैसले हमारे भारतीय सरकार के संप्रभुत्व फैसले थे दोस्तों। संप्रभुत्व का मतलब होता है ऐसे फैसले जिसमें किसी बाहरी लोगों का दबाव नहीं होगा और ना ही उस दबाव से हम प्रभावित होंगे, यानी ये हमारा आंतरिक फैसला था। कहने का मतलब बच्चों, आपके घर में कुछ भी बनाया गया है, आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, आप अपने घर के अंदर बना रहे हो ना। अब किसी दूसरे देश, किसी दूसरे पड़ोसियों को ये कोई कोई क्या कहता है, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में क्या बनाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है। ये आपके घर का असली मसला है। कोई और इसको नहीं सुलटाएगा, क्योंकि ये आपके एक ईगो को हर्ट करता है अगर कोई दूसरा आपको कार्य बताएगा। तो उसी प्रकार भारत को जो है, संप्रभुता का मतलब फैसले लेने की शक्ति को कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र तौर पर है। और हम ये स्वतंत्र तौर पे फैसले अपनी ही सरकार के द्वारा मानते हैं, ये जनता मानती है, ठीक है ना। और बाहरी संप्रभुता का मतलब दोस्तों ये होता है कि बाहरी स्वतंत्रता का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमें विदेश से, यानी विदेश में किसी भी देश के साथ संबंध बनाने हैं, तो कोई भी देश ऐसा ये दबाव नहीं बनाएगा कि आपको किस देश के साथ संबंध बनाने हैं और किस देश के साथ संबंध नहीं बनाने हैं। देखो दोस्तों, जब हम संबंध बनाते हैं विदेशी देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी देशों के साथ हम जब संबंध बनाते हैं, तो देश जो है, यानी भारत जो है, या कोई भी देश क्यों ना हो जो स्वतंत्र है, वो एक तरह से संप्रभुत्व होता है। यानी वो जब फैसले लेगा ना, वो अपने राष्ट्रीय हितों को पहले देखेगा, राष्ट्रीय हितों को पहले देखेगा, राष्ट्रीय उद्देश्यों को पहले देखेगा, राष्ट्रीय की आवश्यकताएं क्या है उसको पहले देखेगा, राष्ट्र के लक्ष्य क्या हैं उसको पहले देखेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत जो है दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाता है, विदेश नीति तैयार करता है। तो यानी दुनिया में किसके साथ हमें बात करना है, किससे नहीं करना है, ये हमारे फैसले हैं। और हम इस फैसले को बाहरी संप्रभुता के तौर पे भी जानते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? देखो दोस्तों, बड़ा आसान है, चीज़ों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, इसे फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या रहा है। हम उस चीज़ को फिर से रिलेट कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी संप्रभुता कह लो, इसे इंग्लिश में सोवरेन कहा जाता है, सोवरेन स्टेट, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी ऐसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण का मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है और फैसले ले सकता है अपने देश के ऊपर बिना किसी देश के दबाव में। तो प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हम यानी देश आज़ाद है भारत का, और ना ही हम किसी के कंट्रोल में, तो हमारे फैसले स्वतंत्र तौर पे हैं, ठीक है। और ना ही किसी के दबाव में आके हम अपने फैसले को बदल सकते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है, यानी दुनिया के अंदर अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है। अभी आपको याद है दोस्तों कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने हम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया था। आपको लगता क्या है दोस्तों, क्या अमेरिका ने जो दबाव बनाया था, क्या भारत ने इस दबाव में आके अपने फैसलों को बदल लिया था? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि भारत बिल्कुल स्वतंत्र देश है, संप्रभुत्व देश है, और भारत ने अमेरिका के दबाव में आके कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाता हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। कोई भी समझौता हो रहा है दुनिया के अंदर या संधि हो रही है, तो हमें ये नहीं है कि हम पर बिल्कुल मजबूर कर दिया जाएगा। नहीं, हम मजबूर नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, हम संप्रभुत्व हैं। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा इसका क्या मतलब है। अब समझते दोस्तों लोकतंत्रात्मक राज्य का क्या मतलब है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता, ठीक है दोस्तों, भारत में जनता में निहित है। यानी जो राजसत्ता है, जो पावर है, किसके पास है? भारत की जनता के पास है। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पर कंट्रोल किसके हाथों में है? जनता के हाथों में।
यानी मास्टर कौन है, यहाँ पे मालिक कौन है लोकतांत्रिक देशों में, जनता होती है। और सेवक कौन है, सरकार है। देखो ये चीज़ें अलग करती हैं तानाशाही देशों से, राजतंत्र देशों से, अधिनायक देशों से। यहाँ पर आम जनता नायक होती है, हीरो होती है, आम जनता ही पावरफुल होती है। और जो सरकार होती है वो एक तरह से सेवक होती है, यानी जनता में ही सारी शक्ति निहित है। आपने पढ़ा है ना प्रेमबल प्रस्तावना, उसमें पहली लाइन ही दी गई है कि हम भारत के लोग, बड़ी गहराई से देखो, हम भारत के लोग जब आप पढ़ोगे ना, इसका मतलब क्या है, भारत जब आज़ाद हुआ था ना बेटा, तो उस भारत की आज़ादी में भारत के संपूर्ण वर्ग का, सभी वर्ग का एक समान क्या कहते हैं, एक समान भूमिका थी। तो आप समझ सकते हो कि प्रस्तावना में ये लाइन डालने का मतलब क्या है कि भाई हमारा देश के जो लोग हैं वही संप्रभुत्व हैं, वही ताकतवर हैं। तो जनता में निहित है सारी शक्ति। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार होता है। निर्वाचित का मतलब समझ में आता है, हम अपने जो किसको चुनना है, किसको खड़ा करना है, आखिर किसकी सरकार बनानी है, ये जनता ही तय करेगी। और जनता का स्वामी ना होकर सेवक है, यानी जनता का सेवक कौन है, जनता का सेवक है सरकार। और स्वामी कौन है, स्वामी है जनता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, तो गणतंत्रात्मक गणराज्य, रिपब्लिकल स्टेट, गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अर्थ है कि देश में सभी पद नागरिकों के लिए खुले होते हैं। ये जो पद हैं, आप जानते हो ना बच्चे कि भारत में आप पैदा हो गए हो ना, तो आप में ये ताकत है कि आप देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हो। यानी आपको ये देश के सभी पद के लिए, सभी लोगों के लिए सब पद खुले हुए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है गणतंत्रात्मक प्रणाली देश के अंदर। अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। और देश का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति। यानी आपको इस देश के अंदर बस पैदा ही हो जाना है और 35 साल का होते ही आप राष्ट्रपति के पद पर भी जा सकते हो। राजनीतिक भूमिका भी निभाते निभाते एक समय में आप क्या बन सकते हो, राष्ट्रपति भी बन सकते हो। यानी देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। ये बड़ी कमाल की बात है और बड़ी खासियत है लोकतंत्रात्मक देश की। अतः भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है। लोकतंत्र के साथ साथ क्या है, गणराज्य भी है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का, वो आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है। तो भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। कहने का मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है बेटा, कोई वंशानुगत है, कोई राजतंत्र व्यवस्था चल रही है भारत के अंदर, कोई वंशों से राष्ट्रपति चलता आ रहा है, नहीं। यहाँ पर जो भी इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। इसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। तो भारत ने अपने गणतंत्रात्मक स्वरूप के साथ राष्ट्रमंडल जैसे संगठन में सम्मिलित हुआ है। अच्छा, राष्ट्रमंडल वो होते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कि जो देश गुलाम हुआ करते थे किसके, अंग्रेजों के, वो देश कॉमनवेल्थ गेमों के साथ जुड़े। अब इसका मतलब ये नहीं कि भारत की संप्रभुता कमजोर है। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद अपनी इच्छा अनुसार, अपने हितों को ध्यान में रखकर या अपनी इच्छा के अनुसार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भूमिका निभाई है, या अभी भी भारत जो है कॉमनवेल्थ गेमों में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ ही रहा है आपको। तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक स्वरूप के साथ राष्ट्रमंडल जैसे संगठन में सम्मिलित हुआ है। कहने का मतलब बेटा, ये चीज़ इतनी आसानी से लिखी हुई है, परंतु ये समझना भी उतनी आसानी से है कि आपको कि गणतंत्रात्मक तो है भाई, भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, इस देश में पैदा ही होना है और वो निर्वाचित हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पे और राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु साथ साथ भारत राष्ट्रमंडल का भी, राष्ट्रमंडल खेलों का भी या राष्ट्रमंडल संगठन का भी क्या है, एक सदस्य है। सदस्य होने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कतई भी कि भारत की संप्रभुता गिर चुकी है, खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भारत की संप्रभुता बनी हुई है, परंतु भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी इच्छा अनुसार सदस्यता ली है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के अनेक कारण थे। अनेक व्यक्तियों का मत है, यानी मानना है बहुत सारे लोगों का, कि इसके सदस्य राज्य द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई अभी भी जो है राष्ट्रमंडल से जो खेल है ना, राष्ट्रमंडल का जो खेल है, अभी भी लोगों ने अपने अपने आप को जोड़कर देखा है। किसको, ब्रिटेन से जोड़कर देखा है, और जो वहाँ का ब्रिटेन का जो क्राउन सिस्टम है उसको ही क्या कहते हैं,
सोवरेन मान रखा है, उसी को ही मालिक मान रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी नज़रिए से हम देश आज़ाद हैं और ये हमारा खुद का स्वतंत्र फैसला था कि हमें कॉमनवेल्थ में शामिल होना है। और ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हम कॉमनवेल्थ में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि हमें उस क्राउन सिस्टम का एक भाग होना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु यह एक लचीला संगठन है और जिस समय भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई, उसी समय राष्ट्रमंडल सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति वैधानिक रूप से उपनिवेशों की अपेक्षा कुछ अलग है। यानी कानूनी रूप से भारत देखो स्वतंत्र है, भारत के पास कानून है अपना, और वैधानिक रूप से देखा जाए भारत जो है राष्ट्रमंडल के अंदर उपनिवेश जो गुलाम देश है उनसे एक अलग स्थिति में भारत है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। भारतीय संविधान जो है इसकी विशेषताओं में संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक में आप समझते हो बेटा कि भारत की संसद जो है 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसदात्मक व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं। ठीक है, संसदीय प्रभुत्वता तो यानी न्याय की सर्वोच्चता में समन्वय, यानी संसदीय प्रभुता यानी संसद प्रभुत्व है और न्यायिक सर्वोच्चता में तालमेल। वयस्क मताधिकार, अभी हम इसे डिकोड करेंगे बच्चे, अभी पढ़ लो बस। ठीक है, ये आपके फिंगर पॉइंट्स में होने चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार है, ये शासन प्रणाली है बच्चे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी हम समझ चुके हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य, ये हम समझेंगे आज। और कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, यानी बहुत 2-3 पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ना बाकी है। तो दोस्तों अभी पढ़ते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके क्या कहते हैं पार्ट्स में आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है, मतलब है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। देखो पहले दोस्तों, राज्य और राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के अपने खुद के धार्मिक आस्थाएं हो सकती हैं। लोग विविध धर्म को मानने या अपने धर्म को सेलिब्रेट करने के अधिकारी हैं, उनको यह अधिकार दिया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। और राज्य जो है व्यक्तियों के इस धार्मिक आस्था में, धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि राज्य का स्वयं का धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म से नहीं चलेगी, राज्य जो चलेगी वो संविधान से चलेगी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब उसमें मूल्यांकन भी होता है, उसमें क्या कहते हैं वैल्यूज़ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो समझते हैं दोस्तों, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। राज्य यानी भाई राज्य जैसे एक माँ बाप है, माँ बाप के नज़र में जितने बच्चे होते हैं वो समान होते हैं, उसी प्रकार राज्य जो है ना, उसकी नज़र में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं जो राज्य के अंदर है वो सभी समान हैं। राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों का मतलब होता है कि जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी ये पश्चिमी परंपरा का मतलब यह बच्चे कि ये जो शुरुआत मानी जाती है, आपने क्या कहते हैं मैकियावेली के बारे में शायद पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं तो आपको आगे पढ़ने का, अगले सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी पश्चिमी यानी यूरोप के देशों के अंदर, अमेरिका में खासतौर पे, यूरोप में, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पहले निकल कर आया है कि राज्य का क्या कहते हैं राज्य तटस्थ होगी, डिटैच होगी, किससे, रिलीजन से, धर्म से। तो पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी राज्य जो है खिलाफ नहीं है धर्म के, वरन वह धार्मिक मामलों में तटस्थ है। यानी लोगों का खुद का मसला है, धर्म को वो किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से उसको आस्था में रखते हैं। तो राज्य उसको कोई दिशा निर्देश नहीं देगा कि आपको इस खास धर्म को मानना है, इस खास संस्कृति को मानना है, ऐसा राज्य का नहीं मानना होगा। और खुद राज्य की खुद का कोई धर्म नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन वह धार्मिक मामलों में तटस्थ है, यानी एक तरह से डिटैच है, अलग है। 42वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना बच्चे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, यानी 1976 में संविधान में बदलाव होता है। संशोधन का मतलब होता है बच्चे बदलाव होना। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम देखते हैं कि भारत को साफ रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्या घोषित करा गया है?
ये पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ये संशोधन करके, संशोधन का मतलब होता है बदलाव, यानी 42वें बदलाव, जब 42वें नंबर का संविधान में बदलाव किया गया 1976 में, भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को साफ तौर पे, यानी ये नहीं बताया गया कि भारत पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, यानी मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया। फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण पंथनिरपेक्ष राज्य का रूप स्पष्ट हो जाता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ भाई, अब ये चीज़ संविधान में भी है कि ये चीज़ें जो हैं, राज्य का जो खुद का धर्म नहीं होगा और भारत जो है पंथनिरपेक्ष है, तो संविधान में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में करके एक तरह से भारत को क्या कर दिया गया बेटा, पंथनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। ऐसी व्यवस्था है जिनके कारण पंथनिरपेक्ष राज्य का रूप साफ हो जाता है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आपकी जो भी धार्मिक मान्यता है, आपका जो भी विचार है धर्म से जुड़ा हुआ, आपकी जो भी धर्म से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति है, जो भी धर्म का विश्वास है या धर्म और उपासना है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग इनमें से किसी के आधार पर उनमें नागरिकों को भेदभाव नहीं करा जाएगा। यानी भेदभाव का कारण धर्म नहीं होगा बच्चे। आप नागरिक हो और आप किसी धर्म से जुड़े हुए हो तो राज्य आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिए। थोड़ा कमेंट बॉक्स पे आप कुछ कमेंट लिखिए कि आपको कितनी चीज़ समझ में आ रही है। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करोगे आगे और हमें बढ़ाने, मतलब इस लेक्चर्स को और बनाने की थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, आगे पढ़ाने की हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों फिर से हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो नागरिकों को में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में उपबंधित, यानी बताया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब होता है जो पब्लिक सिस्टम होता है। जैसे आप जानते हो कि बैंक हो गए, स्कूल हो गए, ये सार्वजनिक व्यवस्था ही तो है ना। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों के अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यानी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मानने के लिए। संविधान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह विश्वास या आश्वासन दिलाया है कि वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। देखो भाई, अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम होगा ना, जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम होगा, उनके पास परेशानी ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास परेशानी ये है कि वो सुरक्षित नहीं है। यानी संविधान ने खास तौर पे ध्यान रखा है कि भाई, कि जो देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग है उनको एक विशेष सुविधा दी गई है, उन्हें आरक्षण दिया गया है ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सके इस देश के अंदर। तो वो सुरक्षित महसूस करने का मतलब क्या है कि भाई जो ताकतवर लोग हैं, जो संख्या में जो ज़्यादा लोग हैं, जो ताकतवर संख्या में ज़्यादा लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो वो ताकतवर लोग जो हैं अपने से कम संख्या वाले लोगों पर हमला कर दे, या उसको उस धार्मिक आस्था जो कम संख्या में मानने वाले लोग हैं, जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसको समाप्त कर दे, उनकी संस्कृति समाप्त कर दे या फिर विलय कर ले। तो ऐसे में जो अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है, और आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति भारतीय देश की खूबसूरती है, और ये ही ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इस देश का जो पहचान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब अल्पसंख्यक जिनकी खुद की भी अपनी संस्कृति, धार्मिक आस्थाएं होती हैं, परंतु उनकी समस्या क्या है, वो थोड़े समस्या मतलब संख्या में कम है, इसलिए ये अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब ही होता है बच्चे कम, संख्यक यानी संख्या में कम होना। अल्पसंख्यक को एक तरह से विश्वास दिलाया गया है कि वे अपनी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में, लिपि में लिख सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मान सकते हैं तथा रक्षा कर सकेंगे, और उन्हें अपनी इच्छा की शिक्षण संस्था मतलब समझ में आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, भाई जैसे आप जानते हो कि खालसा कॉलेज भी है, ठीक है, उन्हें पता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में उन्हें पढ़ना है। ये सब अधिकार किसको दिया गया है? जैसे आप जानते हो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है मुस्लिम, या फिर आप ओखला के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार ही तो देता है, और ये संविधान एक ताकत के तौर पे अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है। तो ये इच्छा की शिक्षण संस्थाएं संचालित करने की अधिकार होगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं पार्ट के अंदर आगे के जो भी टॉपिक है दोस्तों उसे कवर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं और इससे भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि आप जैसे लुत्फ़ ले रहे हो इस वीडियो का, जो ज्ञान थोड़ा भी मेरे द्वारा बढ़ रहा है, तो थोड़ा आप अपने दोस्तों का भी बढ़ाने में योगदान दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।